हेलो एवरीवन, फ्री एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे हम करेंगे चैप्टर 9 है आपका। ठीक है, चैप्टर 9 हिस्ट्री से क्लास 6 से है आपका, जो कि है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होता है तीर्थयात्री, ठीक है। ट्रेडर्स आपको पता है व्यापारी, और किंग्स राजा। जागिनी एट द मार्केट, अब ये जागिनी है और ये मार्केट में है। जागिनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज, गांव में एक मेला लगा है, उसको देखने जाने वाली है वो। शी लव्ड टू सी एंड टच द पोट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइंस एंड क्लॉक वर्क टॉयज, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। अब जो ये जागिनी है उसको मेले में कौन सी चीज़ें पसंद आ रही हैं? उसको स्टील के कुछ बर्तन हैं, ठीक है, और प्लास्टिक की बाल्टियाँ, कपड़े जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने हुए हैं, कुछ टॉयज़ हैं, खिलौने जो कि चाबी से चलते हैं, ये सब उसको अच्छे लग रहे हैं। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? शहर से आ रहे हैं। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। जो ये लोग हैं अपना मेले में सामान लेकर आए हैं, ये बसेस से आए हैं, ट्रक से आए हैं, और ये उसी दिन वापस चले जाते हैं जब मेले का अंतिम दिन होता है। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, अब ये जागिनी सोच रही है कि ये क्यों मूव करते हैं, क्यों इधर उधर जाते हैं। शी वंडर्ड। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स, उसकी माताजी उसको एक्सप्लेन करती है कि ये लोग इधर उधर क्यों घूमते हैं, क्योंकि ये कौन है? व्यापारी हैं। और व्यापारी कौन होते हैं? पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। व्यापारी वो लोग होते हैं जो चीज़ों को वहाँ से खरीदते हैं जहाँ वो बनती हैं और उन्हें बेचते हैं किसी और जगह जाकर। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, अब इन व्यापारियों के बारे में और व्यापार के बारे में कैसे पता लगा? यू रीड अबाउट द नदरन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर 9। आपने प्रीवियस चैप्टर में जो नदरन ब्लैक पॉलिश वेयर आपको मिले थे ना, चैप्टर में आपने पढ़ा था जिनके बारे में, ठीक है। दिस फाइन पोट्री, ये एक बहुत सुंदर अच्छी पोट्री थी। स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स पर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। हमारे देश में अलग अलग जगह से बहुत सुंदर बाउल्स मिले हैं, प्लेट्स मिली हैं, ठीक है। खुदाई के समय बहुत अच्छी अच्छी फाइन पोट्री हमें मिली है। हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दीज प्लेसेस, आपको कैसे पता लगा कि अब ये अलग अलग जगह पर ये बाउल्स, प्लेट्स, ये कैसे पहुँचे? Traders may have carried them from the place where they were made and to sell them at other places। तो जो ये व्यापारी रहे होंगे, इन्होंने इन चीज़ों को वहाँ से खरीदा होगा, उस जगह से जहाँ ये बनती होंगी, और इन्हें अलग जगह पर ले जाकर इन्हें बेचा होगा। अ पोएम अबाउट ट्रेड, व्यापार के बारे में अब एक कविता। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स। संगम पोएम्स हमने संगम लिटरेचर प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, जो कि तमिल था, और उसमें हमें व्यापार के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। हियर इज वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रोट इनटू पुहार, एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी जो बंदरगाह थी, वहाँ पर पुहार एक जगह है, ठीक है। वहाँ पे कुछ गुड्स लाए जाते थे, कुछ सामान लाया जाता था, उसके बारे में है ये। हियर आर ब्रॉट, यहाँ पे क्या लाया जाता था? स्विफ्ट प्रेंसिंग हॉर्सेज बाय सी इन शिप्स। स्विफ्ट मतलब तेज, और प्रेंसिंग हॉर्सेज होते हैं जिनकी सवारी की जा सके। तेज दौड़ने वाले घोड़े जो कि सवारी के लिए यूज़ किए जाते थे। तो वो कैसे लाए जाते थे? समुद्र में शिप्स के जरिए वो लाए जाते थे। बेल्स, ये होती है गठड़ी। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, कार्ट्स बोलते हैं जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, उनमें क्या लाद कर लाया जाता था? काली मिर्च का गठड़ियाँ बांधकर लाई जाती थी। जेम्स एंड गोल्ड बॉर्न इन द हिमालयाज, हिमालयाज से सोना और कुछ कीमती जेम्स। सैंडलवुड बॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न हिल्स से चंदन की लकड़ी। द पर्ल्स ऑफ द सदर्न सीज, और मोती कहाँ से? सदर्न सीज से। एंड कोरल्स, कोरल्स बोलते हैं मूंगा को। फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन, ईस्टर्न ओशन से क्या लाया जाता था? मूंगा लाया जाता था। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, तो गंगा और कावेरी के किनारे जो भी अनाज उपजे हों वो। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से कुछ खाने का सामान। पोट्री फ्रॉम म्यांमार, और जो बर्तन वो कहाँ से? म्यांमार से। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, और भी कुछ रेयर और रिच इम्पोर्ट्स। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, अब ये जो व्यापारी होते थे, इन्होंने बहुत सारे समुद्री रस्तों की खोज की थी। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, कई किनारों का सहारा लेते थे। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। और जो ट्रेडर्स अरेबियन सी से आते थे या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आते थे, ठीक है, तो वो किसका सहारा लेते थे? मॉनसून विंड्स का लेते थे। मॉनसून विंड्स का मतलब हवाओं का सहारा लेते
थे वो जल्दी पहुंचने के लिए, क्योंकि मॉनसून विंड्स में एक खास डायरेक्शन में हवा फ्लो करती है जिससे बहुत ही तेजी से नाव को ढकेलने में हेल्प मिलती है। सो इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, मान लो अगर हमारे इंडिया में अगर वो ईस्ट अफ्रीका से या अरेबिया से हमारे वेस्ट कोस्ट पर आना चाहते हैं तो वो किसकी हेल्प लेते थे? दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून हवाओं का वो क्या लेते थे? सहारा लेते थे। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज। स्टडी शिप्स होती है मजबूत, तो ऐसी जो यात्राएं थी उनके लिए मजबूत जहाज़ों का क्या किया जाता था? सहारा लिया जाता था, मजबूत जहाज बनाए जाते थे। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateau and river valleys. जो हमारे इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत लंबी क्या है, ये कोस्ट लाइन है, यानी यहाँ पे क्या है? पानी है, ठीक है, ये कोस्ट लाइन है। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, पठार हैं, बहुत सारी रिवर वैलीज हैं। अमंगेस्ट द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। जो कावेरी रिवर वाला इलाका है वो बहुत ही उपजाऊ है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो जो यहाँ के सरदार और यहाँ के राजा हैं जिन्होंने इन रिवर वैलीज पर कंट्रोल किया है तो वो बहुत ही अमीर और बहुत ही पावरफुल बने हैं। संगम पोइम्स मेंशन द मूविंदार। मूविंदार एक वर्ड है जो कहाँ पे मेंशन किया गया है? संगम पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स। अब मूविंदार क्या है? एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? 3 सरदार। यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3। ये किन के लिए यूज किया गया है? 3 हेड्स के लिए यूज किया गया है जो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? द चोलास, चेराज एंड पंड्यास। चोलास के सरदार, चेराज के और पंड्यास से। who became more powerful in South India around 2300 years ago। जो आज से तकरीबन 2300 साल पहले बहुत ही क्या थे? पावरफुल राजा रहे हैं। कहाँ से? साउथ इंडिया से, ठीक है। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। ये जो सरदार थे तीनों, इनके 2 सेंटर्स होते थे पावर के, शक्ति के केंद्र होते थे। पहला क्या था? 1 इनलैंड। इनलैंड होती है ज़मीनी, ज़मीनी जितना भी इनका एरिया होगा, ठीक है, उस पे करते थे, वहाँ पे इनके पावर ऑफ सेंटर था। एंड 1 ऑफ द कोस्ट, और दूसरा कोस्टल एरिया में था। ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से 2 सिटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, पुहार और कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ द चोलास, एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पंड्यास। इनमें से जो एक पहली सिटी है वो है पुहार, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? कावेरी पट्टनम से, जो कि जो डायनेस्टी है चोलास उनकी क्या है? ये एक मेन पोर्ट है जहाँ से सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता होगा। एंड मदुरई, ये दूसरा शहर है मदुरई, जो किसकी राजधानी रही? पांड्यास डायनेस्टी की राजधानी रही। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब ये जो सरदार थे ये रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे राजाओं की तरह। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। अब ये लोगों से क्या डिमांड रखते थे? ये गिफ्ट रिसीव करते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। अपने जो आसपास के नेबरिंग एरियाज थे वहाँ पे ये क्या करते थे? सैन्य अभियान लेकर जाते थे, सेना लेकर जाते थे, और वहाँ से वो क्या कलेक्ट करते थे? ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। ट्रिब्यूट मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था। ये ट्रिब्यूट क्या होता है? चाहते हुए या ना चाहते हुए भी, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर राजा को या जो ये चीफ्स रहे हैं इनको लोगों को क्या देना पड़ता था? उन चीज़ों को एज अ ट्रिब्यूट देना पड़ता था, ठीक है। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगेस्ट देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोइट्स। अब वहाँ से जो धन इकट्ठा होता था कुछ ये अपने पास रख लेते थे, ये चीफ्स थे जो, ठीक है, और बाकी को क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट देते थे। किस में? अपने सपोर्टर्स में और अपने फैमिली मेम्बर्स में बांट देते थे, सिपाहियों को दे देते थे और कुछ पोइट्स को भी दे देते थे। मैनी पोइट्स whose compositions are found in the Sangam collection composed poem in praise of chiefs who often rewarded them with the precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth। अब संगम लिटरेचर की कुछ ऐसी पोइम्स मिली हैं जो कि पोइट्स ने बनाई हैं इन द प्रेज ऑफ चीफ्स। जो ये सरदार रहे इनके तारीफ में कुछ पोइम्स लिखी गई और जिनके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी मिला, और रिवॉर्ड में उनको उन चीफ्स ने क्या दिया होगा? कुछ कीमती पत्थर, सोना, घोड़े, हाथी, रथ और कुछ अच्छे कपड़े। अराउंड 200 years later our dynasty known as the Satavahanas became powerful in western India। जो वेस्टर्न इंडिया रहा, पश्चिमी भारत में एक और बहुत ही पावरफुल एक डायनेस्टी रही, तो वो कौन सी थी? सतवाहनास थी, ठीक है, सातवाहन राजाओं की एक डायनेस्टी रही।
द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहनाज वॉज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था वो कौन सा रहा? सातवाहनों का राजा था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। इनकी माताश्री थी गौतमी बालाश्री, जिसके लिए ये इंस्क्रिप्शन में कुछ लिखा गया था, उस बेस पे हमें इनके बारे में पता चला। इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था शिलालेख होते हैं, ये किसी धातु पर या फिर पत्थर पर उकेरे गए शब्द होते हैं, ठीक है। ही एंड अदर सातवाहना रूलर वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। सातवाहन साम्राज्य के जो ये राजा होते हैं इनको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिणापथ ऐसा रास्ता जो मेनली कहाँ जाता हो, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, दक्षिण की तरफ जाने वाले रास्ते को बोला जाता है दक्षिणापथ, विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन। बाद में ये मतलब जो ये वर्ड है दक्षिणापथ, इसको यूज़ किया जाने लगा साउथ वाले पार्ट के लिए, ठीक है, सदर्न रीजन के लिए, ठीक है। जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये साउथ वाला पार्ट है, यहाँ इसको इस वाले रीजन को दक्षिणापथ बोला गया। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। जो ये गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे, इन्होंने अपनी आर्मी कहाँ कहाँ भेजी? इन्होंने ईस्टर्न पार्ट में भेजी, वेस्टर्न में, और साउथ वाले कोस्टल इलाके में भी अपनी आर्मी को भेजा। अब नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। The rich glossy color of silk as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies। बहुत सारे सोसाइटीज़ में, समाज में ये सिल्क जो फैब्रिक रहा ये इतना मशहूर क्यों रहा? क्योंकि इसका जो ग्लॉसी, जो चमक इसमें है सिल्क में, और इसका स्मूथ टेक्सचर यानी बहुत चिकना इसका टेक्सचर है, इसके लिए इसको वैल्यू किया गया बहुत सारी सोसाइटीज़ में। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब इस सिल्क को बनाना, इसकी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड रही। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, जो कच्ची सिल्क है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था कहाँ से? फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। जो रेशमी कीड़े होते हैं उनके कोकून से क्या इनको कच्चे माल को, कच्चे सिल्क को प्राप्त किया जाता है। स्पन इनटू थ्रेड एंड देम वोवन इनटू क्लोथ्स। अब इनको क्या किया जाता है? थ्रेड बनाए जाते हैं, फिर इनको बुनाई की जाती है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना आफ्टर 7000 ईयर्स अगो। जो ये सिल्क बनाने वाली टेक्निक है ये तकरीबन कहाँ, कब हुई, इन्वेंट हुई? ये इन्वेंट हुई थी 7000 साल पहले चीन में। वाइल द मेथड्स ऑफ रिमेन्ड अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब चाइना ने क्या किया, इस सीक्रेट मेथड को बहुत सीक्रेटली कई हजारों साल तक रखा। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फुट। कई ऐसे लोग जो चाइना से आए, पैदल आए, हॉर्स बैक घोड़ों पर आए, एंड ऑन कैमल्स ऊंट पर आए, कैरिड सिल्क विद देम। तो साथ क्या लेकर आए? सिल्क लेकर आए। द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। तो जिस रास्ते से वो आए या जिस रास्ते को उन्होंने फॉलो किया उसको क्या बोला जाने लगा? सिल्क रूट। ओके। Sometimes Chinese rulers sent gift of silk to rulers in Iran and West Asia। कई बार क्या होता था, जो चाइनीज़ राजा थे वो गिफ्ट के तौर पर सिल्क भेजते थे किन राजाओं को? जो ईरान में थे और वेस्ट एशिया में थे। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। अब इसी से ही वेस्ट में भी इस सिल्क के बारे में नॉलेज स्प्रेड होने लग गई। अबाउट 2000 ईयर्स एगो वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगेस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। अब ये जो सिल्क थी, अब ये किनका फैशन बन गई? रोम के राजाओं का फैशन बन गई तकरीबन 2000 साल पहले। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव थी। क्यों? as it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts। क्योंकि ये जिन रास्तों से ले जाई जाती थी वो बहुत ही खतरनाक थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत पहाड़ पड़ते थे, माउंटेन्स बड़े बड़े पड़ते थे और डेजर्ट भी। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। तो जो इन रस्तों में लोग रहते थे वो हमेशा क्या करते थे? इन व्यापारियों से पेमेंट मांगते थे उस रास्ते को क्रॉस करने के लिए, वहाँ से पास होने के लिए। लुक एट मैप 6 विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। कहते हैं आप मैप 6 को देखिए, वहाँ पे क्या है? इस सिल्क रूट की कुछ आपको सिल्क रूट दिखाया गया है और उसकी शाखाएं दिखाई गई हैं। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट। कई ऐसे राजा रहे जिन्होंने इस रूट पर कंट्रोल करने की कोशिश की। दिस वॉज बिकॉज दे वुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस
ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। उनको ऐसा करने से क्या मिलता था, टैक्स मिल सकता था, ट्रिब्यूट मिल सकता था और गिफ्ट मिल सकते थे जो वो व्यापारी अपने साथ यात्रा के दौरान कैरी करते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रोबर्स। तो बदले में ये राजा क्या करते थे, उन व्यापारियों को प्रोटेक्शन भी देते थे, किनसे, रोबर से बचने के लिए। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वर द कुशानाज। सबसे जो अच्छे शासक रहे वो कुशान डायनेस्टी से रहे जिन्होंने इस सिल्क रूट पर कंट्रोल किया। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। जो ये कुशानाज थे इन्होंने तकरीबन 2000 साल पहले सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर अपना क्या किया, रूल किया। देयर वर 2 मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। शक्ति के 2 मुख्य केंद्र रहे जिनमें पेशावर और मथुरा 2 केंद्र थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी इनके कुशानों के साम्राज्य में शामिल था। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire। इन्हीं कुशानों के राज में एक सिल्क रूट की ब्रांच भी एक्सटेंड हुई जो सेंट्रल एशिया से सी पोर्ट्स यानी जहाँ पे इंडस रिवर थी वहाँ पर जाती थी। ठीक है, फ्रॉम सिल्क वेयर सिल्क वॉज शिप्ड, यहाँ से सिल्क को शिफ्ट किया जाता था वेस्टवर्ड रोमन एम्पायर यानी रोम में यहाँ से सिल्क को पहुँचाया जाता था। द कुशानाज वर अमंगेस्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड। कुशानाज ऐसे शासक रहे जिन्होंने हमारे देश में क्या किया, गोल्ड के कॉइन्स कौन लेकर आए थे, किन्होंने शुरू किए थे, कुशानाज ने। These were used by traders along the sea route। ये जो सोने के सिक्के थे इनको किन्होंने प्रयोग किया, ट्रेडर्स ने इस सिल्क रूट के दौरान इन्होंने इनको यूज़ किया। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्ध जो धर्म था उसके स्प्रेड के बारे में, उसके फैलाव के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्का। कुशान वंश के सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण राजा रहे वो कौन थे, कनिष्क रहे। हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। इन्होंने कब राज किया, तकरीबन 1900 साल पहले इनका राज था कनिष्क का। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमारी MCQs वाली वीडियो मैंने कंप्लीट बुद्धिज़्म इन वन शॉट आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल्स बताई थी। उसमें जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किनके द्वारा अरेंज की गई थी, कनिष्क के द्वारा की गई थी 72 AD में। अगर आपको याद हो 72 AD में बौद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा अरेंज कराई गई थी, कनिष्क के द्वारा। ठीक है, अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा। अश्वघोष एक ये कवि रहे जिन्होंने बुद्ध के जीवन पर बायोग्राफी लिखी। बुद्धा द बुद्ध चरित, उसका नाम क्या था, बुद्ध चरित। लिव्ड इन हिज कोर्ट। तो ये जो अश्वघोष थे, ये जो पोइट थे, ये भी कनिष्क के ही राज दरबार में रहते थे। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। अब अश्वघोष और कुछ और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने संस्कृत भाषा में भी लिखना शुरू किया। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज महायान बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म की एक नई फॉर्म बनी जो कि क्या थी, महायान थी, महायान। नाउ डेवलप्ड, दिस हैड 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स। इसके 2 फीचर रहे। अर्लियर द बुद्धाज प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। पहले में क्या था, बुद्ध की प्रेजेंस को किसके द्वारा दिखाया गया, स्कल्पचर के थ्रू दिखाया गया, कुछ साइंस को यूज करके। फॉर इंस्टांस His attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस अवस्था को बताने के लिए इन्होंने पीपल के वृक्ष को स्कल्पचर में यूज़ किया कि जैसे पीपल के ट्री क्या दर्शाता है कि अब बुद्ध को एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। अब बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई कब, जब महायान आया। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर वर मेड इन तक्षशिला। अब ये 2 जगहों पर बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई, पहली मथुरा और दूसरी तक्षशिला में। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बौद्धिस्त्व। अब पहला चेंज क्या आया था, बुद्ध की मूर्तियां बनने लग गई। अब दूसरा चेंज क्या आया, बौद्धिस्त्व में आया। बौद्धिस्त्व वो लोग होते हैं जिन्होंने अटेन किया हो एनलाइटमेंट को, यानी ज्ञान की प्राप्ति जिनको हो चुकी हो। दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड अटेन एनलाइटमेंट। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। वंस दे अटेन्ड एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट। जब एक बार इनको एनलाइटमेंट हो जाए तो वो उनको कहाँ रहना होता है,
कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। तो ये वो लोग होते हैं जो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब ये सबसे अलग होकर कंप्लीटली आइसोलेट कर लेते हैं खुद को और एक शांत जगह पर ध्यान लगाते हैं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। लेकिन अब महायान आने के बाद क्या चेंज आया, अब ये जो बौद्धिस्ट लोग होते थे अब ये अपने आप को आइसोलेट नहीं करते थे, अब ये संसार में रहते थे और लोगों की हेल्प करते थे, उनको शिक्षा देते थे। द वर्शिप ऑफ बौद्धिस्ट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। तो जब ये बौद्धिस्ट लोग थे अब इनकी पूजा बहुत पॉपुलर होने लगी और ये कहाँ तक फैलाव हो गया, सेंट्रल एशिया में, चाइना में और बाद में कोरिया और जापान में भी। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। बुद्धिज़्म का हमारे भारत में भी, पश्चिमी में भी और दक्षिणी भारत में भी बहुत फैलाव हुआ। वेयर डोजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। जहाँ पर दर्जनों गुफाएं बनाई गई, किन के लिए, उन मॉन्क्स के लिए जो ध्यान लगाना चाहते थे या जो एंड बौद्धिस्ट मॉन्क्स थे, ठीक है, बौद्धि भिक्षुओं के लिए रहने के लिए बहुत दर्जन ही गुफाएं बनाई गई। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर बाय मर्चेंट्स। अब ये जो गुफाएं हैं ये किसी राजा, किसी रानी या फिर व्यापारियों और किसानों के द्वारा भी बनाई गई। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। अब ये कहाँ पे होती थी, मेनली ये वेस्टर्न घाट के पासिस में होती थी, ठीक है, पहाड़ों में जो जाने वाला रास्ता होता है। रोड्स कनेक्टिंग प्रॉस्पिरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन रैन थ्रू दीज पासिस। ये जो रोड्स होते थे कनेक्ट होते थे सिटी के उन इलाकों के साथ जो बंदरगाहें बहुत प्रॉस्पिरस थी, जो बहुत अमीर थी, बहुत जानी मानी थी। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave monasteries during their travels। जो व्यापारी होते थे अब इन गुफानुमी जो मठ होते थे इनमें ठहरने लग गए। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। अब बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार था, फैलाव था, वो कहाँ तक हो गया, ये साउथ ईस्ट वर्ल्ड में फैलाव हुआ, श्रीलंका तक और म्यांमार, थाईलैंड, अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और जिसमें इंडोनेशिया भी शामिल रहा। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नॉन एज थेरावादा बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। इन इलाकों में जो पुराना बुद्धिज्म का फॉर्म था, थेरावादा बुद्धिज्म, उनका यहाँ पे फैलाव हुआ। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स की खोज। एज ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारवांस एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम। जो व्यापारी अक्सर झुंड में जाते थे, जहाज़ों में जाते थे, उनके साथ और भी कौन होते थे, पिलग्रिम्स होते थे। अब ये पिलग्रिम्स कौन होते हैं, पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू हॉली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। जो पूजा करने के लिए धार्मिक स्थानों की यात्राएं करते थे। बेसिकली ये तीर्थ यात्री थे जिनमें कुछ पुरुष और महिलाएं शामिल होती थी। पिलग्रिम्स कौन होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। इनमें बहुत जो जाने माने थे वो कौन से थे, चाइनीज बुद्धिस्ट तीर्थयात्री रहे। फाहियान हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो। जिनमें सबसे पहले कौन थे, फाहियान थे, जो हमारे भारत में 1600 साल पहले आए। जुआन जैंग हु केम अराउंड 1400 ईयर्स एगो। इनके बाद 1400 साल पहले कौन आए, जुआन जैंग आए। एंड आई क्विंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर जुआन जैंग। जुआन जैंग के बाद आई क्विंग आए तकरीबन 50 साल बाद। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। ये कहाँ पर आए, स्पेशली वहाँ पर आई ये उन जगहों पर जो बुद्ध के जीवन से रिलेट करती हैं, जहाँ पर बुद्ध से जुड़ी प्लेसेस हों, मोनेस्ट्रीज हों, मठ हों, वहाँ पर इन्होंने क्या की, यात्राएं की। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। हर एक तीर्थयात्री ने अपना यात्रा वृतांत लिखा। दे रोट ऑफ द डेंजर दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स। इन यात्रा वृतांतों में उन्होंने रास्ते में आने वाले खतरों को भी लिखा जो उनके ट्रैवल के बीच में आए। विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड। उनको तकरीबन उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में लिखा कि कई बार तो उन्हें कुछ साल भी लगे कई देशों में जाने के लिए, मठों में जाने के लिए। एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम। और वहाँ से वो अपने साथ क्या लेकर आए, कुछ किताबें लेकर आए। हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना। अब जो ये फाहियान इंडिया में आए थे ये वापस चाइना कैसे गए।
फाहियान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। वापस जाने के लिए फाहियान ने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स। उन्होंने एक मर्चेंट्स का, व्यापारियों का जहाज का सहारा लिया। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। मुश्किल से 2 दिन ही उन्होंने अभी यात्रा शुरू की थी, तभी एक बहुत ही भयानक तूफान में वो फंस गए। द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। जो व्यापारी थे उन्होंने अब भारी भरकम सामान को फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि शिप का, जहाज का, वो क्या करना चाहते थे, लोड को कम करना चाहते थे ताकि वो जहाज डूबे ना। फाहियान थ्रू अवे हिज meager personal belongings but clung to his books and the statues of the Buddha that he had collected। अब फाहियान ने क्या किया, अपने पर्सनल सामान को, जैसे कपड़े हो गए और भी कोई छोटा मोटा सामान, वो फेंका, लेकिन वो किससे चिपके रहे, वो उन बुक्स से और बुद्धा की जो मूर्ति थी जो वो वहाँ से कलेक्ट करके लाए थे, इनको उन्होंने नहीं फेंका। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। 13 दिन बाद ये तूफान थमा। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब द सी। ऐसे उन्होंने अपनी समुद्र में जो यात्रा वृतांत था उसको डिस्क्राइब किया। द सी इटसेल्फ इज़ बाउंडलेस इन एक्सटेंट। वो बोलते हैं कि जो समुद्र है वो बाउंडलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। और समुद्र में जब आप एक बार चले जाते हो तो ईस्ट और वेस्ट का भी आपको पता नहीं चलता तब तक, जब तक कि आप क्या ना करो, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशंस। तब तक आपको कोई दिशा का पता नहीं चलता जब तक आप सन की डायरेक्शन को, मून को, स्टार्स को, इनके मोशंस को आप ऑब्जर्व ना करो। इफ़ इट इज़ डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर बाय द विंड। अगर अंधेरा है या फिर मौसम ख़राब है, बारिश का मौसम है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हवा के ज़रिए ही स्टीयर कर सकते हो। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। जावा पहुंचने में उनको 90 दिन लगे। वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप दैट टुक हिम टू चाइना। चाइना जाने के लिए जब तक उनको अगला जहाज ना मिल गया तब तक वो तकरीबन 5 महीने के लिए जावा में रुके रहे। जुआनजैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। जुआनजैंग जिन्होंने ज़मीनी रास्ता चुना था चाइना जाने के लिए, थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। नॉर्थ वेस्ट से और सेंट्रल एशिया की तरफ से वो गए। कैरिड बैक, अपने साथ क्या लेकर गए, विद हिम स्टैचूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड। बुद्धा की मूर्तियाँ थी जो सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी हुई थी, वो अपने साथ लेकर गए। एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 horses। तकरीबन 20 घोड़ों की पीठ पर वो 600 हस्त जो पांडुलिपियाँ थी वो उठाकर लेकर गए। ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लोस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। तकरीबन इनमें से जो 50 हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थी वो क्या हो गई, डूब गई, क्योंकि उनका जो बोट थी वो इंडस में उलट गई थी। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। जो उनका शेष जीवन था उन्होंने ट्रांसलेट करने में बिताया मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संस्कृत से चाइनीज भाषा में। नालंदा अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब नालंदा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि क्या था, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का एक मुख्य केंद्र बना। जुआनजैंग एंड अदर पिलग्रिम स्पेंट टाइम स्टडिंग इन नालंदा। जुआनजैंग था और भी तीर्थयात्री थे जिन्होंने अपना समय कहाँ व्यतीत किया, नालंदा में, जो कि कहाँ पे है, आज बिहार में है। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्ड इट। ये क्या है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, मठ है, बहुत फेमस उस समय का, जिसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। द टीचर आर मैन ऑफ हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो यहाँ पे शिक्षक हैं वो बहुत ही क्षमतावान हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसेरिटी। बहुत ही सिंसेरिटी से वो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका पालन करते हैं। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम। वहाँ पे जो रूल्स हैं, मठ में जो रूल्स हैं वो बहुत ही कड़े हैं और हर एक को उनका पालन करना पड़ता है। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। जो बातचीत है वो तकरीबन पूरे दिन चलती रहती है। बूढ़े और जो यंग हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लर्नड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ कम हेयर टू सेटल देयर डाउट। अलग अलग शहरों से
पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आते थे जो अपनी शंकाओं का, यहाँ पे अपने डाउट्स का क्या करते थे, निवारण करते थे। द गेट कीपर आस्क्स न्यू एंट्रेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो गेट कीपर होता है, दरबान होता है, वो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता है उन लोगों से जो अंदर आना चाहते हों। बेसिकली नालंदा ऐसी यूनिवर्सिटी रही, ऐसा ये बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री रही जहाँ पे हर एक को एंट्री ऐसे नहीं दी जाती थी। पहले कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अगर उन आंसर्स को आप दे देते हो तभी वहाँ पे अंदर एंट्री पॉसिबल हो पाती थी। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस। अगर वो इन क्वेश्चंस जो कि गेट कीपर ने पूछे हैं, अगर वो आंसर सही देते हैं तभी उनको अंदर जाने की अनुमति होती थी। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। वो सवाल इतने डिफ़िकल्ट होते थे कि हर 10 में से 7 या 8 लोगों को उनका आंसर नहीं पता होता था, ना ही वो एबल होते थे उन क्वेश्चंस को बताने के लिए, आंसर देने के लिए। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वैन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुज़म गेन्ड इन इम्पोर्टेंस। ये जो समय रहा, इसमें वर्शिप हुई किनकी, डेटीज़ की, कुछ मुख्य देवताओं की पूजा रही जो बाद में हिंदुज़म का क्या हुआ, एक फीचर बना। दीज डेटीज इंक्लूडेड शिवा, विष्णु, गॉडेसेस सच एज दुर्गा। इनमें जिन डेटीज़ की, जिन देवी देवताओं की पूजा होती थी उनमें शिव थे, विष्णु थे और देवी कौन सी थी, दुर्गा थी, जिनकी पूजा हुई। दीज डेटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति, भक्ति के द्वारा इनकी पूजा की जाती थी। एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। भक्ति क्या है, ये एक आइडिया है जो उस समय में बहुत ही पॉपुलर हुआ, मशहूर हुआ। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। भक्ति क्या होती है, जनरली एक जो पर्सन है उसकी आस्था, उसकी डिवोशन उस देवी देवता के प्रति जिन्हें वो पूजना चाहते हैं। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। भक्ति के रास्ते को कोई भी चुन सकता था, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। हिंदुओं की एक धार्मिक पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता। उसमें भक्ति के बारे में लिखा गया है, विच इज़ इंक्लूडेड इन द महाभारता, जो किससे इंक्लूड है, महाभारता से। इन दिस कृष्ण द गॉड, गॉड कौन से हैं, कृष्ण भगवान है। आस्क अर्जुन, जो अर्जुन से पूछते हैं, हिज डिवोटी एंड फ्रेंड, जो कि उनका डिवोटी है और उनका मित्र भी है, टू अबेंडन ऑल धर्मास एंड टेक रेफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इविल। कृष्ण कहते हैं कि आप सभी चीज़ों को, सभी धर्मों को आप नकार दो, छोड़ दो, केवल वो ही है जो उनको इविल से बचा सकते हैं, अर्जुन को इविल से फ्री कर सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भक्ति का जो ये तरीका था पूजा करने का, अब ये तरीका देश के और भागों में भी फैलने लगा। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of God or goddesses। जिन लोगों ने इस भक्ति के मार्ग को चुना, उन्होंने डिवोशन पूजा शुरू की अपने देवी देवताओं की, रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस। बलिदान के जो इलेबोरेट तरीके थे उनको चुनने की बजाय अब क्या करने लगे, वो वर्शिप करने लगे, अपने आराध्य की पूजा करने लग गए। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विद अ प्योर हार्ट, द डेटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी मे डिज़ायर। अब ये मान्यता हो गई कि जो सच्चे मन से अपने आराध्य देव की पूजा करता है तो वो दर्शन देते हैं उसी रूप में जिस रूप में उनको देखना चाहता हो। So the deity could be thought of as a human being, lion, tree or any other form। तो deity को किसी भी रूप में सोचा जा सकता है, चाहे वो कोई इंसान के रूप में सोचे, शेर के, वृक्ष के, या फिर किसी अदर फॉर्म में। वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डेटीज। जब इस धारणा को मान्यता मिल गई तो अब जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, अब उन्होंने एक से एक सुंदर से सुंदर मूर्तियाँ या इमेजेस बनानी स्टार्ट की, किनकी, अपने आराध्य देवों की, डेटीज की। भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज मीनिंग टू डिवाइड और शेयर। भक्ति जो ये शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब भज से लिया गया है। भज जिसका मतलब क्या होता है, विभाजित करना या शेयर करना। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड द डिवोटी। जो ये भक्ति है ये क्या दिखाती है, ये रिलेशनशिप दिखाती है
संबंध दिखाती है भक्त और अपने आराध्य देव के बीच में। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड भागवत। भक्ति क्या है? वो राह है जो भागवत की तरफ जाता है, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, जिसको भगवान बोला जाता है, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेसेस एंड शेयर भागा। और भक्त वो जो अपने भाग को शेयर करता हो, अपने भाग्य को शेयर करता हो, लिटरली गुड फॉर्च्यून और ब्लिस, अपने अच्छे भाग्य को। द डिवोटी नोन एज द भक्ता और द भागवता शेयर हिज और हर चूजन डेटीज भाग। तो जो भक्त है वो क्या शेयर करता है? अपने सुख के लिए अपने अच्छे भाग को क्या करता है? अपने भाग को शेयर करता है। अ पोएम बाय अ भक्ता। भक्त ने इसमें एक पोएम लिखी है, ठीक है। इसमें एक अपार नाम के भक्त रहे हैं, जो तमिल भक्त रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पोएम लिखी है। वो कहते हैं द लीपर विद द रोटिंग लिम्स, द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण, इवन द स्कैवेंजर्स, इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट्स, दैट इज डिवोटीज ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर शिवा, आई वर्शिप देम, दे आर गॉड टू मी। इसमें वो कहते हैं कि वो लोग चाहे जो कुष्ठ रोगी होते हैं, जिनके हाथ पैर सड़ गए हों, या फिर वो लोग जिन्हें ब्राह्मण ने नीची जाति का बताया हो, या फिर कूड़ा करकट इकट्ठा करके अपनी जीविका चलाते हों, अगर वो क्या हैं? डिवोटीज हैं, अगर वो भक्त हैं, और किसके भक्त हैं? शिव के भक्त हैं, ठीक है। तो मैं उनकी भी पूजा करता हूँ, वो भी मेरे लिए क्या है? भगवान हैं। Because the deities were special, these images of deity were often placed within special homes, places that we describe as temples। जैसे ये भगवान, ये deities क्या थे? ये स्पेशल थे। इनकी जो मूर्तियाँ थी या इनके चित्र थे वो क्या थे? वो भी स्पेशल थे। तो इन्हें खास तरह के घरों में रखा गया, जिन्हें आज हम क्या बोलते हैं? टेम्पल्स बोलते हैं, यानी मंदिर बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज टेम्पल्स इन चैप्टर 12। आप इन टेम्पल्स के बारे में आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोट्री एंड आर्किटेक्चर। भक्ति ये इंस्पायर हुई है कुछ अच्छे जो कलाएं थी, कलाकृतियों से, मूर्तियां हैं जिनमें कविताएं हैं, और कुछ आर्किटेक्चर्स भी हैं। अब वर्ड हिंदू के बारे में यहाँ बताया गया है। द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। जैसे इंडिया जो शब्द था वो इंडस रिवर से निकला था, ऐसे ही हिंदू जो शब्द है उसके बारे में बताया गया है। इट वॉज यूज्ड बाय अरब्स एंड ईरानीज टू रेफर टू पीपल हु लिव्ड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर। जो अरबी थे और ईरानी लोग थे, उन्होंने इंडस रिवर के पूर्वी इलाके में रहने वाले जो लोग थे, एंड टू देयर कल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स, उनके लिए शब्द यूज़ किया था हिंदू। जो उनके सांस्कृतिक जो धारणाएं थी, जो प्रैक्टिसेस थे, या जो उनकी धार्मिक विश्वास थे, उनको भी वो रेफर करते थे। तो हिंदू वर्ड अरब और ईरानी लोगों ने दिया था। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल NCERT गेटवे को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।